दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार पे लोकसभा चुनाव 2024 के रिज़ल्ट का विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। जो पार्टियां चुनाव लड़ी है उनके प्रवक्ताओं से भी बात कर रहे हैं, साथ ही साथ पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं, और जो पब्लिक डोमेन में सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम उनके भी विचार आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप इस पूरे चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके, जान सके और अंदाज़ लगा सके, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता का एक क्लैरिटी आ जाए, सिनेरियो क्या था, किस बुनियाद पर चुनाव हुआ है और रिज़ल्ट कैसा आया है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आने वाले वक्त के लिए आम वोटर जो है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए अपना माइंडसेट तैयार कर सके, ये हमारी इस विश्लेषण सीरीज़ के ज़रिए से कोशिश है। तो चलिए विश्लेषण सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं, और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के जगजीत सिंह साहब। जगजीत सिंह साहब काफ़ी सालों से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से आज के वक्त में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट के लेवल पर भी पदाधिकारी रह चुके हैं और महाराष्ट्र पदाधिकारी के हैसियत से भी आपने अपनी सेवाएं पार्टी को दी है और जनता को भी अपनी सेवाएं देने की उन्होंने भरपूर से कोशिशें की है। आज हमारे साथ में चुनाव विश्लेषण पे बात करेंगे जगजीत सिंह साहब। जगजीत सिंह सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। वक्त के साथ साथ आप हमारे चैनल को अपने जो नॉलेज है उससे भी अवगत कराते हमारे दर्शकों को है, और आप जब वक्त देते हैं हम आपके आभारी रहते हैं, क्योंकि ये इनकलाब समाचार और आम आदमी पार्टी का जो इनकलाब है वो दोनों की धारणा सेकुलर फेडरल सिस्टम को बनाने के लिए है, ना कि कम्युनल स्टेट के तरफ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि इस चुनाव में आपने क्या महसूस किया? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देखिए, ये चुनाव जो था, ये चुनाव 2024 इस देश की अस्मिता के लिए बहुत ज़रूरी था जी। ये चुनाव मोदी वर्सेस पीपल था, यानी जनता और मोदी आमने सामने थे। भारतीय वर्सेस मोदी था जी। मोदी जी जिस तरीके से आगे बढ़े जा रहे थे, अब की बार 400 पार, अब की बार ये पार, अब की बार ऐसा, वो जिस तरीके से चल रहे थे उनके खिलाफ ये चुनाव लोगों ने अपने हाथ में लेकर के लड़ा जी। और लोगों ने ये समझ के लगा कि अब इस बार ये सरकार अगर आ गई तो ये सरकार संविधान के लिए खतरा है, ये सरकार लोगों के नागरिकता के लिए खतरा है, ये सरकार धड़पशाही वाली है, तानाशाही वाली है और इनकी मगरूरी और बढ़ जाएगी जी। तो इससे क्या ये डर सता रहा था देश के लोगों को कि संविधान खत्म होगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा? नहीं, हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा, देखिए इसके ऊपर मैं हमेशा अपनी बात रखता हूं जी कि 750 साल इस देश के ऊपर में मुगलों ने राज किया तो ना ये देश मुसलमान हुआ जी। 250 साल अंग्रेजों ने राज किया तो ना ये देश उस वक्त में 250 साल में ईसाई हुआ जी। तो इनके करने से तो हिंदू राष्ट्र बनना नहीं था। ये और देश की उससे भी पीछे अगर हम चले तो थ्रेड जो है वो सेक्युलर है। उससे भी पीछे अगर हम चले तो यहाँ बुद्धिस्ट बिल्कुल राज भी रहा है, हजारों साल का बुद्धिस्ट राज रहा है, लेकिन पूरा देश बुद्ध नहीं बना। लेकिन ये सेक्युलर है देश और सेक्युलर मानसिकता का देश है, ये हमारे लोगों ने समझ लिया था। और ये सरकार के अंदर में जो आप बदलाव आपको दिखा है, जो इनकी मेजॉरिटी नहीं आई है, इनको दूसरों के सपोर्ट लेने पड़ रहे हैं, इसके ऊपर से समझ लीजिए जनता जाग चुकी थी और जनता का आक्रोश इस सरकार के प्रति था। जगजीत सर, मुझे ये बताइए कि जैसा जनता वर्सेस मोदी का चुनाव हुआ तो फिर इंडिया अलायंस की भूमिका क्या रही इसमें? इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया जी। पूरे देश में हर जगह पे देखिए, ये लड़ाई जो थी, ये लड़ाई सिर्फ मोदी सरकार के अगेंस्ट में नहीं थी जी। मोदी सरकार के साथ उनकी पूरी सरकारी यंत्रणा, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो पीएमएलए एक्ट लगाने वाला पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो उनके साथ में लगा हुआ पूरा मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, सब तरफ से वो दबाव था लोगों के ऊपर में। और पॉलिटिकल पार्टियों के अकाउंट फ्रीज करके ये हालत कर दी थी कि इनके पास पैसा ही ना बचे और ये हम इनके साथ में ये चुनाव लड़ेंगे तो ये तो वैसे ही कमजोर हो जाएंगे, हमारे पास तो सब कुछ यंत्रणा है, हमारे लिए कोई कानून लागू नहीं है। इसलिए ये लड़ाई बहुत ज़्यादा मजबूत थी। और ये बातें इंडिया अलायंस ने, उनके अलावा सिविल सोसाइटी ने, महाराष्ट्र में खास करके
महाराष्ट्र में खास करके निर्भय आंदोलन जो चला है जी, विशंबर चौधरी जी का, असीम सरोदे जी का, जी, सिविल सोसाइटी ने जो वर्क किया है, नागपुर में फेडरेशन एक बहुत बड़ा फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, इन लोगों ने जो लोगों तक हर बात, हर स्टेज के ऊपर से, हर एक पब्लिक मीटिंग के अंदर में ये बताया कि संविधान खतरे में है, इस बार देश के बारे सोच करके अपने को वोट करना है, इस बार देश के अंदर में खतरा है, ये आदमी इसके खिलाफ जो गैल्वनाइजिंग हुई है, चाहे वो भारत जोड़ो आंदोलन हो, चाहे वो राहुल गांधी जी की पूरी भारत यात्रा भ्रमण हो, कुछ भी हो, इससे लोगों में ये मैसेज गया है और बहुत मेहनत लिया है इंडिया अलायंस ने और उनके नेताओं ने इसको पहुंचाने के लिए घर घर, और ये एक हमारा देश का नागरिक समझ चुका था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी की ये जो 240 सीट है, ये मोदी जी की अपनी सीट नहीं है, ये सरकारी मशीनरीज का इस्तेमाल करके लाई हुई सीटें हैं। देखिए ये जनादेश आप यानी आप इस जनादेश के ऊपर में करप्शन होने का या वोट के चोरी होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए ये जनादेश आप ठीक तरीके से इसके अगर एनालिसिस करेंगे जी, तो ये जनादेश मोदी जी के खिलाफ है। हाँ, तो नागपुर के भी रिजल्ट को देख के मोदी जी के खिलाफ है। जो हमारे नागपुर के एमपी 5-5 लाख की बात करते थे, मैं तो पोस्टर भी नहीं लगाऊंगा, मैं तो ये भी नहीं करूंगा, मैं तो वो भी नहीं करूंगा, उनको भी रोड पे उतरना पड़ा, पर परिवार सहित उनको रोड पे उतरना पड़ा जी। ये जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ है जी। ये जनादेश के अंदर में क्लियर है कि आप हम हमारे देश की जनता आपको सत्ता में नहीं देखना चाहती जी, बिल्कुल क्लियर कट। ईवीएम के ऊपर तो संशय पहले से ही बना हुआ है जी। जहां से इनको फायदा बहुत अधिक हुआ है वो मध्य प्रदेश से हुआ है, छत्तीसगढ़ से हुआ है, इवन उड़ीसा के अंदर में इनको फायदा हुआ है, यहां तो संशय पैदा होता ही है। तो जगदीश सर, इसमें सवाल ये उठता है ना कि जब 7 चरणों में चुनाव अनाउंस किए चुनाव आयोग ने, तो अपोजिशन की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके खिलाफ में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं चलाया। बिल्कुल चलाया, जाके रिप्रेजेंटेशन दिया है, प्रेसिडेंट को बोला है, यहाँ तो कोई सुनवाई है ही नहीं मोदी सरकार के। रिप्रेजेंटेशन से तो देखिए प्रेसिडेंट को भी बोलना और इस वक्त में कोर्ट में भी जाना या फिर इस वक्त चुनाव आयोग से भी बोलना, ये तो वैल्यूएबल चीज ही खत्म हो गई है। वो 2014 से पहले हुआ करती थी, नहीं। अब तो वैल्यूएबल चीज ही नहीं। मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ क्योंकि आप देखेंगे ईवीएम के ऊपर में जी कोर्ट में जो लड़ाई लड़ी, जो महमूद प्राचा जी ने लड़ा, वो तो प्रशांत भूषण जी ने लड़ा, उसमें बहुत अच्छा एक अहम फैसला आया कि सेकंड और थर्ड वाला जो कैंडिडेट है वो रीवेरिफिकेशन करवा सकता है। उसमें ये राइट अभी निकल जाते हैं सर। हाँ जी, उसमें तो 5 साल निकल जाते हैं। नहीं, 5 साल की बात नहीं है, वो रीवेरिफिकेशन का राइट था नहीं, वो राइट आया है जी। आपकी जानकारी के लिए, चुनाव से एक दिन पहले, कभी आज तक भारत के पूरे इतिहास में नहीं हुआ जी, चुनाव वोटिंग के एक दिन पहले, 1 तारीख को, 3 तारीख को, 3 तारीख से एक दिन पहले, रिजल्ट से एक दिन पहले ऐसा ईसीआई नोटिफिकेशन निकालता है कि बैलेट पेपर पे साइन नहीं हुआ तो आप ईवीएम का गिनती चालू कर दीजिए, ईवीएम का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करना। उसके खिलाफ भी मनु सिंघवी जी ने जाकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ईसी को खटखटाया, उनको 1 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा जी, जो इलीगल बात थी एक्सेप्ट करना पड़ा कि नहीं पहले बैलेट होगा, बैलेट आधे घंटे में होगा, वो फिर उसके बाद में हम ईवीएम की गिनती की जाएगी। तो अपने तरफ से 100% सतर्कता वापरा है इंडिया अलायंस ने। सतर्कता काम नहीं आई ना, सतर्कता काम आई है। क्यों नहीं आई है? इसलिए नहीं आई कि जहां पर भी देखा गया है चुनाव के वायलेशन हुए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है, तो बीजेपी को चुनाव आयोग की तरफ से सॉफ्ट पैसेज मिला हुआ है, और अदर देन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टियों पे चुनाव आयोग जो पिछले 10 साल से कर रहा था, धड़ाधड़ नोटिस पे नोटिस दे रहा था, अभी भी वही चीज़ हुई है। देखिए ये तो इसी को तो तानाशाही कहते हैं। तो इसमें तो मतलब जिस जनता के विश्वास पर चुनाव आयोग टिका हुआ है, जिस जनता के पैसे से चुनाव आयोग की का पूरा कार्य पद्धति चलती है, जिस जनता के टैक्स से चुनाव आयोग के ऊपर में भरोसा किया जाता है, वो चुनाव आयोग पिछले 10 साल से हर बार देखा जा रहा है कि जनता के विरोध वाले कार्य करने वाली पॉलिटिकल पार्टियों को सिर्फ पैसेज दे रहा है। ये बहुत दुख की बात है जो ये होता है घटनाक्रम, क्योंकि इतने घटिया भाषण जब सामने आते हैं, कम्युनल भाषण सामने आते हैं, उसके ऊपर में
कैंडिडेट को या उस आदमी को कहने वाले को नोटिस नहीं दिया जाता क्योंकि वो बीजेपी का है, पार्टी को नोटिस दे दी जाती है। जी जी, ये बायस तो क्लियर कट दिखता है। इसी से तो देश को बाहर निकालना था कि हमने टीएन शेषन जैसा भी चुनाव आयोग देखा है। बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। तो वो उस चुनाव आयोग ने इस देश में चुनाव आयोग की गरिमा को बहुत बढ़ाया, बहुत बढ़ाया, और वो विश्वास भी जनता में जगाया था कि नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसे भी अधिकारी होते हैं। लेकिन पिछले 10 साल में एक भी चुनाव आयोग ऐसा नजर नहीं आया ना हमें। तो उसके लिए फिर दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आंदोलन में क्यों नहीं आती? देखिए, इसके लिए पार्श्वभूमि आप थोड़ा समझेंगे। पहले चुनाव आयोग को इलेक्ट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसके अंदर वो कमेटी में हुआ करता था। इन्होंने पार्लियामेंट में लॉ बना करके उसको बाहर कर दिया जी, क्योंकि इनको अपने आदमी चाहिए थे जी। चुनाव से पहले 2 इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन कर दिया जी कि हम नहीं काम कर सकते हैं जी, उनके जो भी कारण अपने व्यक्तिगत रहे होंगे जी। उन्होंने अपने 2 आदमी लगा करके सेट कर दिए उसके अंदर में जी। अब वो चुनाव आयोग किस तरीके से कर रहा है वो लोग सब देख रहे हैं। यही सब देश में गलत हो रहा है। और ये देश लोग देख रहे हैं बट आवाज नहीं उठ रही है ना। आवाज क्यों नहीं उठ रही? आवाज तो उठ रही है। आवाज उसके खिलाफ हमेशा कंप्लेंट गई है, उनके खिलाफ हमेशा बातचीत होती है हर इलेक्शन के अंदर हो रहा है ना। आंदोलन क्यों नहीं कर रहे आप लोग? आंदोलन की भूमिका अभी इलेक्शन के दौरान नहीं की जा सकती है, लेकिन हाँ चुनाव के बाद में क्या, बिल्कुल क्या चुनाव के बाद में इसका इलेक्शन कमीशन का गठन होना चाहिए। हाँ। और इसके अंदर में अच्छे लोग आने चाहिए जो इंडिपेंडेंटली अपने काम कर सके। टीएन शेषन साहब ने जो स्टैंडर्ड मेंटेन करके गए, हाँ। उनके स्टैंडर्ड मेंटेन करके गए, वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो होना चाहिए और फॉलो होकर के सरकार के अंदर में किसी भी प्रकार का दबाव तंत्र उनके ऊपर में काम नहीं करना चाहिए। इससे तो हम एग्री करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार, और इनकलाब समाचार पर चुनाव विश्लेषण जो रिजल्ट आया है 2024 का 18वीं लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट पे विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। अलग अलग वक्ता प्रवक्ता पार्टियों के भी है, पत्रकार भी है, हम हर एक की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो सीधे आपको देखने मिल सके। चर्चाएं बहुत सारी है, विश्लेषण बहुत लोगों से किया जाना है। वक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए हम आखिरी सवाल जगजीत सर से लेंगे कि जगजीत सर, क्या लग रहा है अभी एनडीए की सरकार अगर बनती है, इंडिया अलायंस ने तो अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया है लेकिन एनडीए की अगर सरकार बनती है तो ये स्थिर सरकार रह पाएंगी क्या? ये तो आने वाला समय बताएगा कितने महीने में। और जहाँ तक के बातचीत चल रही है जी, जैसा हमारे सामने में सब जो सूचनाएं आती हैं, जो विश्लेषण आ रहा है, जो बातचीत सामने आ रही है जी, ये तो देखने की बात है कि कितने दिन ये सरकार टिकेगी जी, क्योंकि मोदी जी को आदत नहीं है अलायंस की। हाँ, उन्हें मोदी जी को की आदत ही नहीं है। मोदी जी को किसी को साथ में लेके फोटो तक में किसी को खड़े रहने नहीं देते, तो सरकार की बात तो बहुत दूर की बात है दूर की बात। तो वो अब उनको मजबूरी हो गई है कि अब वो टीडीपी को, अपना जेडीयू को साथ में लेना है। हाँ। चंद्रबाबू नायडू जी को साथ में लेना है। जिस चंद्रबाबू नायडू जी के ऊपर में दुनिया भर के उल्टे सीधे भाषण अमित शाह जी ने दिए कि इन्होंने अपने रिश्तेदार को धोखा दिया, ये किया वो किया, नीचे दिखाने की कोशिश की गई है, उसी के साथ बैठ के अब सरकार चलाना है। वो तो सर बीजेपी का पुराना तरीका है ना। कश्मीर में अगर जिनको ये बोलते थे कि देशद्रोही पार्टी है, उनके साथ उनके साथ भी इन्होंने सरकार, अलगाववादी हो जिनको बोलते थे, लेकिन टिकी नहीं ना, वो भी सरकार टिकी नहीं ना। बट लेकिन सत्ता सुख के लिए तो ये सब कहीं पर भी जाते हैं ना सर। ये कितने दिन चलेगी, ये सवाल बहुत बड़ा है, देखने की बात है। कल ही मल्लिकार्जुन जी ने कहा, कांग्रेस के प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ये हम अप्रोप्रिएट टाइम पर इसके ऊपर में एक्शन लेंगे। अगर देश के सामने कोई ऐसी स्थिति बनती है जहां पर इसके सरकार लड़खड़ाती है आपस की, के झगड़े में हो सकता है बीजेपी के अंदर कलह शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत दिन तक के सबकी सांसें रोकी गई थी, उनके भी लोग परेशान हैं इन लोगों से। तो अगर ऐसे टाइम में मोदी के जी के अलावा किसी और पे कंप्रोमाइज करने की सिचुएशन बनती है दूसरे अलायंस को, एनडीए के, तो वो मोदी जी क्या अपना पद छोड़ेंगे क्या? जब मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी तो पद छोड़ना पड़ेगा। अच्छा जी, या फिर चेहरा बदल के इनके पास तो मेजॉरिटी है नहीं ना, ये तो 240 पर अटके हुए हैं। हाँ। 272 का आंकड़ा है। बीजेपी और आरएसएस जो है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि मोदी जी के अलावा अलायंस बोलते हैं कि भाई प्रधानमंत्री किसी और को बनाया जाए, तो क्या शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे सहमति बन सकती है और मोदी जी ये मानेंगे क्या? क्योंकि जिसको उठा के उन्होंने ऐसा उठाया चुनाव में और ऐसा साइड में रख दिया, यानी मक्खी को ऐसा उठाते हैं चाय के कप से और सब गिरा के दिया जाता है नीचे, वैसा उनके साथ किया गया, तो वो शिवराज सिंह चौहान को बर्दाश्त कर पाएंगे क्या?
देखिए वो तो बीजेपी की बात है, 29 सांसद चुना के लाए उन्होंने अपने यहाँ से। हाँ जी, लेकिन वो बीजेपी की बात है, बीजेपी के बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ फिर भी आपका एक ओपिनियन तो होगा ना। ओपिनियन ये है कि ये मोदी जी को आदत नहीं है गठबंधन की जी, मोदी जी को आदत नहीं है। अभी हम जो कुछ सुन रहे हैं कि हमारे को ये पोर्टफोलियो चाहिए, इवन वो चिराग पासवान बोल रहा है मुझे ये पोर्टफोलियो चाहिए, जेडीयू वाले अपने लिए पोर्टफोलियो मांग रहे हैं, टीडीपी वाले अपने लिए पोर्टफोलियो मांग रहे हैं, और अगर अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो इन लोगों ने ले लिए तो इनके पास क्या रहेगा। हाँ। ये जो सामने आ रही है चीजें, अगर इस पर समन्वय नहीं बैठा तो फिर दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सामने साफ क्लियर है, साफ क्लियर है। और क्लियर रहने के बाद में अगर कल को कोई भी परिस्थिति डेवलप होती है तो इंडिया अलायंस के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, मेरी पूरी विश्वास है कि वो लोग सही समय के ऊपर में अपना डिसीजन लेकर देश हित के अंदर में अच्छी मजबूत सरकार देंगे, और जो इस मोदी जी के चुंगल से निकल जाए, तानाशाही से निकल जाए, और देश के अंदर में एक भाईचारे का, प्यार का, संविधान का, अपनी प्रास्ताविका में हर एक आदमी की इज्जत का ऐसा वातावरण निर्माण हो। तो दोस्तों, इनकलाब समाचार पे ये रहे हमारे साथ जगजीत सिंह साहब। ये आम आदमी पार्टी के बहुत पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता भी है, महाराष्ट्र के पदाधिकारी रह चुके हैं, और सामाजिक सेवा का भाव आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, सामाजिक सेवा भी आप बहुत करते हैं। तो लिहाजा हम आपके सामने चुनाव विश्लेषण पे अलग अलग लोगों की बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को और हमारे तमाम वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो सीधे आपको देखने मिल सके। साथ ही साथ आपसे एक और दरखास्त है कि हमारे 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। एक मैट्रिमोनियल सर्विस का प्लेटफॉर्म है, ये न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जो आप देख रहे हैं, और एक मेडिकल प्लेटफॉर्म है हेलो डॉक्टर करके। इन तीनों मंचों पे आप अपने अपने व्यवसाय का एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। आपके एडवर्टाइजमेंट को हम अपने चैनल पे डिस्प्ले करके आपको बिजनेस के एक नए प्रमोशन के तरफ हम ले जा सकते हैं। ये हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आपको बिजनेस प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप इनकैश करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे हैं मेरे पूरे नंबर में से आप है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी डिजिटल प्रमोशनल मार्केटिंग एक्टिविटी के अलावा भी बहुत सारे इवेंट और एडवर्टाइजमेंट्स के एक्टिविटी हम लोग करते हैं। फ्लैश कम्युनिकेशन जो है हमारा वो पिछले 2003 से लगातार है तो इवेंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहा है। उसी एक्सपीरियंस को हम आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा कारगर बना सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ गए हैं। चुनाव के दौरान हुए मनमुटाव को ख़त्म कीजिए, एक दूसरे से मिले जुले, बातचीत करें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का व्यवहार बनाए रखें। नागपुर शहर और पूरे हिंदुस्तान को ऐसे ही मोहब्बत की निशानी के तौर पे देखा जाता है दुनिया में, और उस दुनिया के अंदर में हमारे देश के प्यार मोहब्बत का ताना बाना कायम रखें। ये आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर इस देश को चलाते हैं, बनाते हैं, और आगे फिर आपसे मुलाकात हो ये उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह।